26 साल नौजवान है जो कि प्रोफेशनली आईटी एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 11,000 वोल्ट की जो लाइव तार है उसके साथ इनका हाथ जुड़ जाता है। बैल्कनी में गया हूँ, हाथ ऊपर उठाया, ये वाला लाइक अंगड़ाई लेते हुए, ये वाला हाथ मेरा बाहर पे लग गया और ये वाला हाथ मेरे दोस्त के कंधे पे रखा था। आवाज़ आ गई मुझे दोस्त की कि भाई मास गया। जिस चीज़ ने मेंटली स्ट्रांग रखा, एक हाथ सलामत है, दोनों टांगे सलामत हैं, आंखें चल रही हैं, दिमाग चल रहा है। उसके बाद अंदर सारे ऑर्गन्स बच गए। अब ये काम ऐसे कर रहा है कि दिमाग से मसल्स, मसल से सेंसर, इसका अपना एक दिमाग है, चिप कनेक्टेड है मोटर्स के साथ, मोटर से आगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और दिलचस्प है। 26 साल नौजवान है जो कि प्रोफेशनली आईटी एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पैशनेटली वो एक आर्टिस्ट हैं, गिटार प्ले करते हैं और इस वक्त जो इनकी तीसरी शनाख्त है वो इनकी तमाम तर पर्सनैलिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही है और वो इस वक्त पूरे मुआशरे के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। मौज मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ अर्सा कबल इनके साथ एक हादसा पेश आता है कि 11,000 वोल्ट की जो लाइव तार है उसके साथ इनका हाथ जुड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ ये हादसा पेश आया जिसके अंदर इनकी मेजर सर्जरी हुई और ये अपने हाथ से महरूम हो गए। उसके बाद ये दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आते हैं और इन्होंने किसी किस्म की जो डिसेबिलिटी है उसे महसूस नहीं किया, वो मायूस नहीं हुए और इन्होंने अब एक आर्टिफिशियल हाथ लगवाया है जिसके साथ ये गिटार भी प्ले करते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं और ज़िंदगी के जो तमाम तर मामलात हैं उसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज के साथ निभा रहे हैं। आज इनके साथ बात करेंगे और देखते हैं कि अपने मामलात कैसे गुजार रहे हैं और लोग इनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं। मौज, आपका हाथ नहीं रहा, लाइफ कैसी चल रही है? विजुअल में दिखाऊं? अप टू यू। तो भाई लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। यू नेवर नो आपके साथ कब क्या हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ और अनसर्टिनिटीज़। बस डिपेंड कर रहा होता है कि आप उन अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ में, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे अपने आप को स्टैंड करते हैं। और ये सारी जो चीज़ है ना, वो कह लें कि आपके माइंड की, आपका दिमाग, आप सोच क्या रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम्स ही रहेंगी सारी। अगर सॉल्यूशंस की तरफ आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। अप्स एंड डाउन्स, नोट्स में भी यही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश की थी कि यही कि अप्स एंड डाउन्स, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और एक जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं ना, उन ब्लेसिंग्स को फील करके, उन ब्लेसिंग्स को अल्हम्दुलिल्लाह कह के एक्सेप्ट करें। ठीक है कि हाँ भाई आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमतों से नवाजा हुआ है। कितनी कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है हमें पता ही नहीं होता। जब आप थोड़ा सा अपने आप के ऊपर इसका थोड़ा सा सोचेंगे ना, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली फील आएगी कि यार मेरे पास सब कुछ है। तो आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ क्या था, कब हुआ, कितनी देर में आपने रिकवर किया? ऐसा हुआ था कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था 4 जुलाई को, दिस ईयर। 4 जुलाई को मुझे करंट लगा था। करंट लगा ऐसे था कि मैं फैसलाबाद गया हुआ था काम वगैरह के लिए। मैं जाता होता हूँ, फिर रहा होता हूँ इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, चलना चलाना लगा होता है। ट्रैवलिंग का भी शौक़ है। इवन लाहौर पाकिस्तान में इवन काफ़ी ट्रैवल की है मैंने। फैसलाबाद इसलिए काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए गया हुआ। लाहौर की गर्मी खा के गया हुआ था, ठीक है, जुलाई का मौसम कैसा होता है। तो वहाँ जाके थोड़ा मौसम बेहतर मिल गया। दोस्त ही थे सारे वहाँ पे, एक डॉक्टर भी थे हमारे साथ वहाँ पे, सारे प्रोफेशनल लोग थे। बैल्कनी में गया हूँ, हाथ ऊपर उठाया, ये वाला लाइक अंगड़ाई लेते हुए कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही। तो ये वाला हाथ मेरा
वायर पे लग गया और ये वाला हाथ मेरे दोस्त के कंधे पे रखा था। तो ये वाला हाथ जब मेरा वायर पे लग गया तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मुझे सिर्फ ये याद है कि मेरा हाथ वायर पे लगा और मैं गिर गया। तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि आवाज़ आ गई मुझे दोस्त की कि भाई मास गया, और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर सदीकी वहाँ पे, तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई बॉडी के पास कोई ना जाए, करंट दोबारा खींच सकता है। तो मेरी वो सिचुएशन थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से ना कोई खींच रहा है कि लाइक नो, मैं वर्ड्स में वो कैसे कन्वर्ट करूँ कि ऐसे ही लग रहा है कि जान निकल रही है, ठीक है। वो आफ्टर शॉक था करंट का। तो जब मुझे ये आवाज़ें आ गई कि बॉडी के पास कोई ना जाए और मास गया, तो सुना हुआ था किसी ज़माने में कि भाई जब कोई बंदे की डेथ वगैरह हो जाती है तो वो उसकी फिर अपनी आइडेंटिटी कोई रहती है। मैं मास नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने बॉडी को रिलैक्स किया, मेरे मुंह में जो आया मैंने पढ़ा, कलमा पढ़ लिए, दूसरी वगैरह जो जो मेरे मुंह में आता जा रहा था मैं पढ़ता जा रहा था, ठीक है। माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह माफ़ करना जो भी अगर किसी का कुछ गलत किया है कुछ भी। तो थिंग इज़ के थोड़ी देर बाद ही बॉडी थोड़ा वापस आई, मुझे फील हुआ कि सेंसेस ऑन थी, बेहोश नहीं हुआ था। जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई, तो फिर मैंने फ्रेंड को, उमर भाई को बुलाया कि भाई मुझे आके उठाएं। उन्होंने आके उठाया, उठा के मुझे फिर लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। फैसलाबाद में फिर हम 5-6 हॉस्पिटल में फिरे। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से कोई एडमिट भी नहीं कर पा रहा था वहाँ पे, ठीक है। उनकी अपनी वो थे SOPs थे, वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, गिला नहीं है। तो वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि लाहौर उन्होंने लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स पास करवाया, एक हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स पास की उन्होंने फिर क्या कहते हैं ECG वगैरह की। उन्होंने कहा कि हाँ भाई इनको आप लाहौर ले जाए। फिर वो घर फ़ोन वगैरह किया, घर वाले वहाँ सारे आ गए, ठीक है। वहाँ आके फिर वापस वहाँ से निकलते हुए भी एक स्टोरी ऐसी हुई कि डॉक्टर्स वगैरह कह रहे कि भाई एम्बुलेंस पे लेकर जाए। कि भाई एम्बुलेंस पे तो मुझे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि हाथ डेड था और बैक बर्न थी। करंट क्योंकि हाथ से गुजर के बैक से निकलता हुआ लोगों ने देखा था, ठीक है। वो बाद में मुझे पता चला कि क्या सिचुएशन हुई। उस वक्त तो मैं आपको अपनी करंट सिचुएशन बता रहा हूँ कि उस समय मेरी क्या सिचुएशन थी। लाहौर आ गए, जिन्ना हॉस्पिटल में यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। उन्होंने भी अपनी ट्राई की, डॉक्टर्स ने भी ट्राई की कि बच सके, लेकिन डॉक्टर्स ने पूछा कि टाइम कितना होगा। हमने कहा कि भाई 12 घंटे तकरीबन हो गए हैं, क्योंकि रात को 8-8:15 बजे तकरीबन करंट लगा था। अगले दिन इतना टाइम गुजर चुका हुआ था आने में, वहाँ फिरने में। कोशिश यही थी कि वहीं पे कुछ हो जाए। उन्होंने कहा यार विदिन 6 आवर्स चांस होता है बचने का, लेकिन स्टिल हम ट्राई करते हैं। उन्होंने माइनर सर्जरी की, उन्होंने ट्राई की, उन्होंने किया, बट अंदर से सारा बंद था। तो उन्होंने फिर रिकमेंड किया एम्पुटेशन का ही। एम्पुटेशन उसको प्रोसेस को कहते हैं, रिमूव करने किसी लिम्ब को, हाथ को या टांग को रिमूव करना, तो उसको एम्पुटेशन कहते हैं। जब ये हो गया तो हम लोग, लेकिन नहीं वहाँ पे नहीं किया, इमोशनल थे सारे। लेकिन मैं तब भी यही था कि यार मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, अल्लाह जानते हैं कि मैं कहाँ से वापस आया, ठीक है। तो मेरे से बस कोई झूठ ना बोले, जो भी होता है अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता। सारे भाई ने भी कहा कि तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे से कोई कुछ नहीं छुपाएगा। मैंने कहा बस ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर देख रहे थे। फिर हमें एक वो रेफरेंस मिला, एक अच्छे डॉक्टर के हम लोग मिले, तो हम लोग एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने भी देख के कहा कि यार, उन्होंने पहले रीड आउट किया मुझे कि क्या करते हो। तो ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई 5% चांस है, वो भी ड्यूरिंग ऑपरेशन पता लगेगा, ना 95% चांस है कि यार मुश्किल है बचाना। मैंने कहा ठीक है, लाइक कोई इशू नहीं। लेकिन स्टिल एक सीनियर डॉक्टर का हम वेट कर रहे थे, नेक्स्ट उन्होंने आना था। वो आए, उन्होंने भी देख के सिंपल कह दिया कि यार अब हाथ बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइक उनका क्वेश्चन ऐसा था कि हाथ बचाना है कि जान बचानी है। पॉइजन जो था, अब उनका क्वेश्चन इसलिए था कि पॉइजन मेरी बॉडी में जा रहा था सारा, हाथ के मसल्स का वो सारा हिस्सा केमिकल एक काउंट होता है, वो केमिकल काउंट 11,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। वो मेरा 17,900 हो चुका था, नियर 18,000। और वो पॉइजन कहीं भी क्लॉट करता, वो ब्लड में था। वो ड्रिप्स लगा रहे थे कि जैसे जैसे हो सकता है वो ड्रिप्स के साथ साथ के निकलता जाए, ना रुके, अंदर रिलीज़ होता जाए, जब तक वो हम लोग किसी डिसीजन पे नहीं आते। मैं उनसे भी ये कहा खैर कोई इशू नहीं, लाइक बात हुई। लेकिन मैंने उनको बात करते करते वो थोड़ा सा मैंने कहा कि यार कोशिश कीजिएगा कि कुछ हो सके। 2 बजे हुआ या 4 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन थिएटर में भी जाके मैं रिलैक्स में डॉक्टर के साथ भी लाइक मैं सर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, खैर है, ठीक है। मैंने कहा सर अगर एक उंगली बचती है ना तो बचाइएगा। तो वो एक माहौल ऐसा था कि लाइक मैं भी स्माइल करके उनसे बात कर रहा हूँ, खैर है, हाथ ऐसे रखा हुआ था मैंने सारा वो। तो वो कहते कि यार वो तो ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम बचाएं, बट आप बताओ आपने सीखा क्या इस इंसिडेंट से। मैंने कहा सर मेजरली 2 चीज़ें सीखी हैं। एक, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन है। दूसरा ये दर्द भी रहमत है। ये दर्द भी रहमत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये मैं जब पहले वाले हॉस्पिटल में था, वहाँ पे वो लोग आके ना सेंसेशन देने की कोशिश करते थे, इंजेक्शंस की सुई से पिंच करते थे कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। मैं कहता नहीं,
हर 10 to 15 मिनट्स के बाद कोई ना कोई डॉक्टर आके कोई ना कोई नर्स आके चेक करती थी कि ब्लड ही आ जाए किसी तरीके से, कि ब्लड अदर हो, कोई सेंसेशन हो तो चांस है। तो मैंने वहाँ पे एक डॉक्टर से पूछ लिया था बताओ, लाइक ऐसे उसने जब किया ना कि दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं हो रहा, तो उसने जब रुकी ना तो मैंने को कहा कि इसका मतलब दर्द भी रहमत है, कि अगर दर्द होती तो कोई चांस होता। तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई, उनका फील हुआ कि उन्होंने आंसर नहीं किया, वो चली गई। लेकिन जब मैं इधर ऑपरेशन थिएटर में था तो उन्होंने मुझे इसका प्रॉपर आंसर किया कि भाई ऐसा ही है, दर्द भी रहमत है, जो जगह जिंदा है दर्द वहीं है। तो वहाँ पे ये को फील हुई कि भाई लाइफ इज़ ऑल अबाउट पेन, बट नॉट ओनली दिस पेन, लाइक अगर आप जिंदा हो तो दर्द साथ साथ ही है, जिंदा नहीं हो तो फिर तो खत्म है ना, फिर तो आपको सेंसेशन ही नहीं है, फिर तो आपको पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। द थिंग इज़ कि दर्द अगर हो रहा है इट मीन्स आप जिंदा हो, और अगर आप जिंदा हो तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जब ऑपरेशन फिर मुझे उन्होंने सीज़ा दे दिया, मैं विद इन सेकेंड्स ब्लैक होल में, ठीक है। इम्पिटेशन हो गई, सारा कुछ आया, ऑपरेशन से वार्ड में वापस आए, तो वार्ड में वापस आके जब मैं दोबारा होश में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ही वहाँ पर थे, कज़न्स भी थे, सारे फ्रेंड्स भी थे, घर वाले भी थे। तो मैं चादर उठा के देखा, ठीक है, नहीं बचा, खैर। उसके बाद जो चीज़ जिस चीज़ ने कोप अप करवाया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंसिडेंट, आफ्टर द इवन इंसिडेंट, वो यही था कि यार जान बच गई है, खैर है। क्योंकि पहले तो फील हुआ था कि राइट साइड पूरी गई ना, जब मुझे करंट लगा उस वक्त जब उन्होंने उठाया तो मेरे से राइट साइड पूरी मूव नहीं हो रही थी। लेकिन जब बाद में मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरा, टांग हिलाई, ये एल्बो हिलाई, हिल गई, ये शोल्डर हिलाया, मैंने कहा नहीं माँ साहब ये सारा चल रहा है, हेड मेरा स्टक वो डेड हो गया मेरा, वो नहीं रहा, तो माँ साहब ये मेरे सीट में हुआ तो बच जाएगा। जिस चीज़ ने मेजरली बचाया वो ये था, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा, एक हाथ सलामत है, दोनों टांगें सलामत हैं, आंखें चल रही हैं, दिमाग चल रहा है। उसके बाद अंदर सारे ऑर्गन्स बच गए। 1-2 दिन उन्होंने रखा वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए रखा, स्टिचेस हुए हुए, पट्टी थी। घर आ गए, घर आके नेक्स्ट डे इवन अब चैलेंजेस अपने माइंड में आया कि यार करना तो सारा कुछ है, रुकना तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि 90 डेज़ का बेड रेस्ट है, मैं कहा चलो मैं सोच कर यार 90 डेज़ 3 months 90 डेज़ ठीक है, लाइक चले ठीक है करते हैं, ठीक है। तो घर आए, मैंने घर आते साथ ही सबसे पहला मैं राइट ही था, क्योंकि राइट हैंड से मैं सारे काम करता था अपने। तो पहला चैलेंज ये आया कि यार खाना पीना मैंने स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल में ही, उन्होंने कहा कि आप खाएं पिए, खाने पीने में कोई नहीं, लेफ्ट हैंड से, यस। तो वो तो चैलेंज फील ही नहीं हुआ ना, वो तो बस खाना सामने आया, मैंने पकड़ा, मैं खाना शुरू कर दिया। फिर माइंड में आया राइटिंग, बेसिक चीज़ है, सब ये तो करनी है। सोल्यूशन क्या नज़र आया कि फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। छोटे होते भी करते थे ना, मैंने भाई से कहा यार मुझे नर्सरी की बुक्स ला दो, भाई थोड़ा सा ऐसे कि नर्सरी की, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, ABC से स्टार्ट करते हैं। खाली पेपर पढ़ा, उसके ऊपर ABC लिखी, बहुत गंदी लिखी गई लेकिन लिखी गई। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखना स्टार्ट करता गया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतरीनी की एक राइटिंग में आ गया। उसके बाद अगले चैलेंजेस के ड्राइव करना है, मैं भाई को मैं निकालो ज़रा गाड़ी, चाबी पकड़ो, निकाली मैंने गाड़ी, थोड़ा सा आगे जाके मैंने कहा चलो भाई ज़रा मुझे तो, भाई मैंने कहा मैं चलाता हूँ कोई मसला नहीं, वो भी चला ली। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था वो आया था गिटार का, कि गिटार प्ले होगा कि नहीं होगा। वही मैंने एक दिन भाई से ही कहा, भाई भी प्ले करते हैं, भाई से भी गिटार सीखा था, भाई प्ले करते थे। तो मैंने भाई से कहा यार गिटार निकालो ज़रा, मैंने गिटार निकाल के प्ले करना शुरू किया। मैं पास गया तो मैंने जाके ना, मेरा यहाँ तक है बेसिकली ना, तो मैं जाके मैंने ना हाथ में लेके गया तो मेरा ये एरिया स्ट्रिंग्स तक पहुँच गया। मैंने कहा भाई गिटार प्ले हो गया, ये भी नहीं रुकता। सोल्यूशंस देखता गया। तो अमेरिका में एक फ्रेंड मिले, वो प्ले करते थे, यहाँ पे एक बैंड सा पहन के पिक लगी हुई, उनको मैंने पिंक किया कि मैं ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, रिसेंटली हुआ है। वो भी ऐसे ही कि यार अभी तो हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात कि ये अभी सिर्फ 2 वीक्स गुजरे। उन्होंने मुझे वीडियो सेंड कर दी, ठीक है। वो मैंने अपने एक कोलीग को दिया कि वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, कि ये मैम आपके लिए एक नई किस्म की ज्वेलरी आई है, ये बना दें। उनको मैंने वीडियो दी, साथ मैंने अपनी पिक दे दी, उन्होंने वो बना कर दिया। तो 1 मंथ और 45 डेज़ के बाद मैं गिटार भी प्ले करना शुरू कर दिया। जब हम पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे, डेफिनेटली होंगे। पाकिस्तान में 60 लाख बंदा जो कि डिफरेंटली एबल, लाइक उनको मैं माजूर नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को भी माजूर नहीं समझता, क्योंकि एक चीज़ आई गई ना, सोल्यूशन निकल ही आया, ठीक है, और ये चल रहा है। आप इस तक पहुंचे कैसे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी आई और आप इसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाएं कि आपकी उंगलियां मूव कैसे करती हैं। ये ऐसे है कि मेरा ये जो हैंड है ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर है सारा। अब इस तक मैं पहुंचा कैसे, ये भी एक बड़ा मज़ेदार स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में इवन वो चेक कर रहे थे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। बायोनिक काम का नाम सुना हुआ था कि है, मतलब आपका बाजू यहाँ तक कट चुका है? हाँ, यहाँ तक, सिर्फ आपके जो टिश्यूज़ हैं वो बाकी हैं। वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया कि
सारे मसल्स सारी फिंगर्स के एक्टिव है और वो फील होते हैं। अब ये काम कैसे करता अब है? ये काम Expense कैसे कैसे? करता है? ठीक है, अब ये काम ऐसे करता है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये है क्या, लाइक ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। पहुँचा ऐसे कि पूरी दुनिया में लोग सर्च आउट कर रहे हैं कि यार बायोनिक लाइक कोई सोल्यूशन निकला है, कोई सोल्यूशन निकला है, कजन्स भी, फ्रेंड्स भी, घर वाले सारे सब लोग, भाई वगैरह भी। बायोनिक आर्म का पता लग गया कि बायोनिक आर्म कोई चीज़ है। अब दुनिया में देख रहे हैं कि अब दुनिया में ज़्यादा जिधर जिधर भी देख रहे हैं मिल रहे थे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि उसमें भी ये हो रहा था कि यार यहाँ से जाके लगवा तो लें, जर्मनी से हो रहा था, कनाडा से हो रहा था, अमेरिका से हो रहा था, यूके से हो रहा था, जाके लगवा तो लें। कल को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या दोबारा करना पड़ेगा, ऊपर से कॉस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो नियर बाय जाए थी $20,000 to $30,000 पाकिस्तानी, वो बन जाता है तकरीबन 60-70 लाख। चलो कहीं हाथ पला मार के चलो कर लेते हैं एक ब्लेसिंग, लेकिन एक फिर वो भी फील हुई कि भाई 60-70 लाख रुपए का हाथ है, और वो भी वो वाला हाथ के यही रोबोटिक हैंड ही है, ठीक है, जिसमें लाइक एक ये चीज़ के एक फिलअप हो जाएगा वो, ठीक है। बैटरीज हैं, बैटरीज हैं, मोटर्स हैं, वो चल रही हैं, लाइक वो वाले काम जो ये अल्लाह की नेमत है। और जो अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ में चले जाते हो तो वो 1 करोड़ तक जा रही है बात पे। सर्च आउट करते करते फिर ये कराची में कंपनी है बायोनिक्स, हमें उनका एक लिंक मिला, उनको हमने पिंग किया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ। उनके वीडियोज़ वगैरह देखी मैंने कि अच्छा यार ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, अच्छा पाकिस्तान में हो रहा है, और एक ठीक है कॉस्टली है, लेकिन द थिंग इज़ कि वो सिर्फ वो इसमें नहीं कर रहे, वो लोग फ्री भी लगा रहे हैं। तो ये लाइक देखने वालों के लिए भी इवन कि अगर आपके सर्कल में कोई है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें या चाहे डायरेक्ट बायोनिक्स वालों को कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं भी उनके साथ अभी एफिलिएट हूँ, मैं उनके साथ इन कांटेक्ट हूँ। अब ये काम ऐसे कर रहा है कि आपने कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं ना हाथ की, आपको दिमाग से सिग्नल आ रहा है। अगर आपको दिमाग ना आना ज़्यादा ना आना दे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये वही चीज़ चल रही है, दिमाग से मसल्स जो मेरे एक्टिव है, ठीक है, मसल से सेंसर कनेक्टेड है, इसका अपना एक दिमाग है, माइक्रोचिप कनेक्टेड है मोटर्स के साथ, मोटर से आगे ये हो गया। मेरे पास मैं इसके मूवमेंट में करता हूँ, मैं फिंगर्स को भी देख रहा हूँ, अलग अलग से होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ फिलअप है, मेरे बहुत सारे कामों में इसकी सपोर्ट है। मैं इवन जो वही चीज़ का एक चीज़ जो मेरी पैशन थी गिटार प्ले करना, मैं से वो प्ले कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जो कि क्या कहते हैं, जब तक ये नहीं था 3 मंथ्स मुझे गुजर गए, 3 मंथ्स में नहीं मैं कर पाया था, वो मैं इसके साथ कर पा रहा हूँ। मौज, जब भी किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी हादसे के अंदर उसका हाथ गया, उंगली कट गई, या जो टांग है वो जिस्म से अलग करना पड़ती है इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो जब लोग आर्टिफिशियल हाथ या पाँव या टांग अपने साथ अटैच करते हैं तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि वो स्किन के कलर को यूज़ करते हैं। इसके ब्लैक होने की वजह क्या है? इसके ब्लैक होने की रीज़न ये है कि एक इंग्लिश कोट है, वेयर योर स्कार्स विद प्राइड। अपने ज़ख्मों को अपना समझ के पहनो, अपना समझ के उनको कैरी करो कि ये मेरे साथ है, ये मेरा है। जब उसको आप एक्सेप्ट करेंगे ना प्रॉपरली, अपनी दर्द को या अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। स्किन कलर का मैं पहन रहा था पहले, मैकेनिकल एक हैंड, दूसरा स्किन कलर का ही है, पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं पहनता, ठीक है। क्यों? लोगों का पर्सपेक्टिव इवन ये पहनने के बाद चेंज हो गया। पहले लोग देखते थे सिंपैथी की नज़र से कि पता नहीं बेचारे के साथ क्या हो गया, ठीक है, जवान जान मुंडा पता नहीं की हो गया। जब से मैंने ये पहनना स्टार्ट किया है ना, लोगों का क्वेश्चन ही बदल गया, यार ये क्या है, ये कैसे चलता है? मैं ये ऐसे चलता है, ठीक है, ये कैसे, ये कहाँ से लिया? तो ऑटोमेटिकली ना एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ठीक है, अगले को भी फील होती है कि भाई अगला अगर कर रहा है वो खुश है, एंड आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौज, जब लोगों के साथ हादसा पेश आते हैं, उनके जिस्मानी अज़ाब से वो महरूम हो जाते हैं, या ज़िंदगी में कोई और ऐसा मामला होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारें? देखें, उनके लिए ना एक मैसेज यही है कि ज़िंदगी में हादसात होते हैं, मसाइल हैं, मैं ये नहीं कह रहा मसाइल नहीं है, ठीक है, हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल हो लोगों के साथ, ठीक है, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ठीक है, बट अपने आप को ब्लेस्ड समझें कि आप लोग कितने ब्लेस्ड हैं। अगर आप लोग सीधे हाथ से खाना खा रहे हो, सीधे हाथ से पानी पी रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इस वक्त, ठीक है। मैं नहीं खा पाता, मैं नहीं खा सकता, ठीक है, मैं लाइक सपोर्ट है नो डाउट, बट अल्लाह की एक चीज़ आपके पास है, ब्लेसिंग है, उसको ब्लेसिंग समझें और अपने डिप्रेशंस को, अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, पॉजिटिव रहें। प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें कि हाँ यार हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी एक स्टेटमेंट ना, मेरे माइंड में ये स्टेटमेंट चल रही होती थी हर वक्त, हो जाएगा। मौज, 11,000 वोल्ट की तार के साथ चिपकने से पहले और
असली हाथ से महरूम होने के बाद वाले मुआज में फ़र्क क्या है? इसकी भी ना एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, करता हूँ शेयर। मेरे साथ जो इंसिडेंट हो गया तो मैं निकलना शुरू हो गया था, एज आई टोल्ड यू कि मैं बाहर जा रहा था, मैं निकला विद इन 45 डेज में निकलना शुरू हो गया। तो मैं ना एक दफ़ा डिनर से आ रहा वापस, फ्रेंड्स ने इनवाइट किया, डिनर पे गया, तो मैं वापस से कैब पे आ रहा। ड्राइवर ने भी थोड़ी सी ना मेरे से अपनी स्टोरी शेयर की, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ, उन्होंने भी स्टोरी शेयर की। तो स्टोरी शेयर करते फिर मैंने भी उनको थोड़ा सा अपना शेयर किया कि सर मेरे साथ ये, उनको लग रहा था कि शायद मेरे साथ बहुत पहले का हुआ है। उनको बताया कि भाई अभी रिसेंटली ही हुआ है। तो ही वॉज लाइक कि अच्छा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। कहते जब आप बीमार थे तब आपको क्या फील होता था, क्या लगता था? मैंने कहा उस वक्त ये आपकी बात का आंसर, मैंने कहा मुझे तब ये लगता था कि शायद मैं पहले बीमार था। एंड ही वॉज लाइक कि सर मैं आपसे ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। पहले बीमार का क्या मतलब? पता नहीं अपने आप को, लाइक वो ऐसा अगर होता ना कि बस जी मैं ही हूँ, अपने लिए कर लो, जो भी करना है मैं नहीं करना है, हम नहीं, मैं कि ये काम कर लिया मैंने किया, ये हो गया ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है। आफ्टर दिस इंसिडेंट प्रॉपरली फील हुआ भाई मेरा कुछ भी नहीं है, जान भी मेरी नहीं है, ये जिस्म का कोई अज़ा मेरा नहीं है। जब अल्लाह ताला को चाहिए अल्लाह ताला ले लेना, मेरे नसीब में होता तो होता, जब तक मेरे नसीब में था मेरे साथ रहा, अब नहीं है अल्लाह ताला की चीज़ है। जान भी तो बची है, ऑर्गन्स बाकी बचे हैं ना, ज़्यादा भी तो हो सकता था, वर्स्ट हो सकता था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। दूसरों के लिए मैक्सिमम जो मैं कर सकता हूँ मेरी ये करने की कोशिश है। इवन मेरा ऐसे बोलना, दोबारा प्ले करना, इस तरीके से आना, इसका मेजर मकसद रीज़न भी यही है कि कोई एक बंदा भी अगर समझ गया, मेरा ये बोलने का मकसद पूरा हो जाता है, मेरा अपनी स्टोरी शेयर करने का मकसद पूरा हो जाता है। मौल मुझे एक चीज़ बताइए, आप इस वक्त जिस कदर स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, जी। आपको क्या लगता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा किरदार किसका? अल्लाह ताला के बाद सबका, दोस्त, फैमिली, पेरेंट्स, भाई, कज़न्स, सब ने अपना 100% दिया। मैं किसी को लाइक मैं इनको जितना मर्ज़ी थैंक यू कहूँ, मैं उस चीज़ को लाइक मैं नहीं कर पाता कि मैं कितना उनको किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूँ। हर वक्त हर लिहाज से सपोर्ट। एक और वे बताता हूँ, चलिए अगर आप कभी अभी डिप्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हो, कुछ हो, शीशे के सामने जाएं, अपने आप को देखें और सिर्फ स्माइल करें। जो लोग आप जैसे हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? बेसिकली स्टार्ट तो मैंने कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे, लेकिन इन फ्यूचर प्रॉपरली प्लान है कि उनके लिए कुछ किया जाए जो कि मेरे जैसे हैं, लाइक किसी तरीके से उनकी सपोर्ट, किसी भी तरह से सपोर्ट, फाइनेंशियली, मॉरली, ठीक है, क्योंकि मेरे जैसी सिचुएशन में ना मुझे आइडिया है कि मॉरल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई ऐसी चीज़ जिसने बहुत तकलीफ पहुंचाई हो इस सारे सिनेरियो के अंदर? एक सारे सिनेरियो में यार एक ही चीज़ जो ज़्यादा तकलीफ दे रही है ना, वो ये रही है यार कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवाना। बहुत हेक्टिक काम फील हो रहा है, बहुत हेक्टिक है, क्योंकि वहाँ पे मैं इवन डिपार्टमेंट में गया हूँ, वहाँ पे जाके अप्लाई किया, वहाँ पे जाके इवन वही सिलसिला करके सारे मेरे जैसे ही हैं, मजबूरी से ही आए हैं, कोई शौक से तो नहीं गया। उनके ट्रीट करने का वे नहीं, लाइक वो वे नहीं है। अगला बंदा सेंसिटिव है, अगला बंदा ऑलरेडी एक उसमें आता है, ठीक है, तो उसको यार सपोर्ट करो ना, प्रॉपरली सपोर्ट करें। अब सर्टिफिकेट ज़रूरी है हमारे लिए, सर्टिफिकेट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, हमारी आइडेंटिटी है, हमें आईडी कार्ड बनवाने, आईडी कार्ड नादरा के ऑफिस वालों की रिक्वायरमेंट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मैं तो कहता हूँ कि यार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी, उसका नाम ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आप लिख के दे रहे हो डिसेबिलिटी, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड है डिसेबिलिटी, स्पेशल लिख लो, डिफरेंटली एबल कर लो, दुनिया में डिफरेंटली एबल अब यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें ना जो आपको स्पेसिफाई करें कि भाई आप माजूर हैं, यार काइंडली अगले बंदे को वो ना फील करवाएं कि भाई वो अपने छोटे बच्चे के पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, पेरेंट्स ही परेशान, ठीक है, बच्चा नहीं वो हैंडल कर पा रहा, कंट्रोल कर पा रहा, ठीक है। बहुत सारे केसेस देखने को मिले, वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे देख के केसेस, मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह भी कहूँ, मैं जो उनको लाइक एक तो ठीक है कि एक मेरी सिचुएशन हुई, उनको देख के भी ज़्यादा फील हो रहा था कि यार नहीं यार। मौज, थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, मौज साहब की कहानी आप तक पहुंचाने का एक बड़ा ख़ास मकसद है जिसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे पहले तो हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनके साथ ज़िंदगी में मुश्किल वक्त सामने आया, उनके साथ हादसा पेश आए या वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो खुदारा अल्लाह ताला की जानिब से जो आपको नेमतों से नवाजा गया है उसे पहचानें, उसको तलाश करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।